हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का स्टडी यूपीएससी में। पहले तो दोस्तों आप लोगों से मैं माफ़ी चाहूँगा, मैं वीडियोस बना नहीं पाया आजकल ना। ऑफिस में कुछ ज़्यादा ही दिनों तक ज़्यादा देर तक रुकना पड़ जा रहा है, पर ठीक है। हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले चैप्टर की तरफ, जो है चैप्टर नंबर 20। दोस्तों मैंने कॉम्प्रिहेंसिवली ये पूरा चैप्टर, पूरी बुक कवर कर ली है। ठीक है, इंडियन सिनेमाज मैंने लास्ट लेक्चर में चेक कर लिया है, तो आप लोग लेक्चर जाके देख लें, पूरा अच्छे से कवर किया है। और दोस्तों हमारी बुक है ट्रिक्स ऑन आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाला, वो आप लोगों को मिल जाएगी। आप लोग लिंक में जाए, डिस्क्रिप्शन में जाए, और वहाँ मैंने लिंक डाल रखी है, तो आप लोग वहाँ से बुक खरीद सकते हैं। वो बुक बहुत अच्छी है, एक हाथ दो शॉर्ट्स आप देख सकते हो कि आर्टिकल्स कैसे याद करवाता हूँ मैं। और फिर बाद में वो बुक लेने के बाद आपको कभी आर्टिकल्स रटने की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। तो आप लोग बुक जाके चेक करें और देखें और बाय करें, खरीदें। खरीदने के बाद मुझे बताया कि भैया ये बुक अच्छी है या ख़राब है। ठीक है, वैसे भी 100-200 कॉपीज़ ऑलरेडी बिक गई हैं, हमारे जितने सब्सक्राइबर्स हैं और बाकी लोग हैं जिन्होंने फिज़िकली वो बुक ख़रीद ली है, तो 200-300 कॉपीज़ तो ऑलरेडी बाय कर ली है लोगों ने। आप लोग भी खरीदें और मुझे रिव्यू बताएं कि कैसी है बुक। ठीक है, चलते हैं आगे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी थ्रू दी एजेस, चैप्टर नंबर 20, इंडियन आर्ट एंड कल्चर, बाय नितिन सिंघानिया सर। देखिए, जैसे आप लोग जानते हैं कि हमारा जो इतिहास रहा है बहुत ही गौरवशाली रहा हुआ है। तो अगर आप देखोगे तो नालंदा विश्वविद्यालय देख लोगे आप, विक्रमशिला देख लोगे, उसके बाद तक्षशिला देख लोगे। पहले जब अखंड भारत हुआ करता था, जिसमें पाकिस्तान का भी, अफगानिस्तान का भी पार्ट हमारे में था, तो तब हमारे यहाँ पे नालंदा विश्वविद्यालय था, जो अभी भी है बिहार में। तक्षशिला है, विक्रमशिला है, बहुत सारी ऐसी ऐसी जगह थी जहाँ पे बहुत सारे लोग और बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ और पढ़ने की जो स्कूल्स है वो डेवलप हुए। हम लोग बहुत सारी चीज़ें पढ़ाते हैं। जैसे आप नालंदा में जाओगे तो ऐसी बातें कही जाती है कि जब नालंदा की जो लाइब्रेरी थी उसको जलाया गया, बख्तियार खिलजी ने जब जलाया, तो वो 3 महीने तक जली थी। तो आप सोच लो कि उसमें कितनी अच्छी बुक्स और कितनी ग्रंथ थी हमारी। हम लोग अर्थशास्त्र पे बात करते थे, अर्थमेटिक्स पे बात करते थे, मैथमेटिक्स में तो हमारा कोई हाथ ही नहीं पकड़ सकता है। उसके बाद एस्ट्रोलॉजी पे बात करते थे, एस्ट्रोनॉमी पे बात करते थे, दर्शन शास्त्र पे बात करते थे, जो कि हम लोग बोलते हैं आजकल फिलॉसफी। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो हमारे पास थी, आज भी हम लोग फॉलो करते हैं। आप आर्यभट्टा ले लें, आप चाणक्य ले लें, आप ब्रह्मगुप्त ले लें, ऐसे बहुत सारे लोग थे जो हमारे उस टाइम पे, वैदिक टाइम पे या एंशियंट टाइम पे, हर चीज़ की जानकारी रखते थे। आप देखिए, मैं आपको एक बहुत ही अच्छा किस्सा बताता हूँ कि आप देखते हैं नाड़ी वैद्य, तो हमारे जो पहले जो ऋषि मुनि हुआ करते थे या फिर वैद्य हुआ करते थे, वो नाड़ी देख के बता देते थे कि क्या बीमारी है क्या नहीं है। तो हमारी तकनीकें उतनी अच्छी थी उस टाइम पे। आजकल आप देखिए कि शुद्धा, यूनानी और ये बाकी सारी चीज़ें आई हैं, आयुर्वेदिक आई है। चलिए इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। द स्पिरिचुअल डेवलपमेंट एट द कॉर्नर ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट हैज़ बीन प्रिवेलिंग since ancient times, and many foreign nations have been enamored of it. The invaders of this nation, including Greek, Persian, Huns, and Mongols, embraced many Indian religions such as Buddhism, Jainism, Hinduism. India also have a fair share in enriching the world's material culture, be it distillation of perfumes, the making of dyes, the extraction of sugar, the weaving of cotton, and even the techniques of algebra and algorithm. Zero, the concept of zero, the technique of surgery, the concept of atoms and relativity, the herbal system of medicine, the techniques of alchemy, the smelting of metals, the games of chess, martial arts, and karates, etc., can be found in ancient India, and the evidence indicate that they might have originated here. This points to the fact that India carries a rich legacy of scientific ideas. This chapter discusses the various areas of contribution by scientists from various parts of India. तो देखिए, जैसे इंट्रोडक्शन में बता रहा है कि हमारे पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो इंडिया में हो, जैसे डाई बनाना, लोहा या किसी धातु को पिघलाना, स्माल्टिंग, एटम्स या रिलेटिविटी के बारे में, या हर्बल मेडिसिन के बारे में, या फिर चेस के बारे में, मार्शल आर्ट्स के बारे में, कराटे के बारे में। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं ये दर्शाती है कि ये सारी चीज़ें इंडिया में ओरिजिनेट हो सकती है।
ठीक है, आप देखिए अभी जो कुंफू है वो भी चाइना में गया, वो भी इंडिया से ही गया ना। पर जैसे 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 अलग अलग इन्वेडर्स आए, जैसे मंगोल्स आए, जर्मन्स आए, पर्शियन आए, तो इंडियन रिलीजियस बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, इन सारे के ऊपर बहुत इन्फ्लुएंस होता था। चलिए, पर ये सारी चीज़ें दर्शाती हैं कि इंडिया का एक बहुत रिच कल्चर रहा है उस पुराने ज़माने से। ठीक है, अब यहाँ देखिए मैथमेटिक्स में क्या है, ऑल्सो कल्ड गणिता बाय द जनरल नेम, इट इंक्लूड्स, जो मैथमेटिक्स था उसको हम लोग क्या कहते थे, गणित। तो अर्थमेटिक्स, पट्टिन गणिता, अंक गणिता, अलजेब्रा बीज गणिता, ज्योमेट्री रेखा गणिता, एस्ट्रोनॉमी खगोल शास्त्र, एस्ट्रोलॉजी ज्योतिषा, ये सारी चीज़ें अभी भी होती है। जैसे ज्योतिष शास्त्र आपको मालूम है, खगोल शास्त्र आपको मालूम है, खगोल मतलब जो पृथ्वी और ये हैं जितने भी ग्रह हैं, खगोल शास्त्र। रेखा गणित मतलब जब ज्योमेट्री होती है वो लाइंस के थ्रू ही होती है ना, तो उसको रेखा गणित कहा जाता था। अलजेब्रा को बीज गणित कहा जाता था। बिटवीन 1000 BC and 1000 AD, a number of treatises on mathematics were authored by Indian mathematicians, which relates to the above mentioned areas. The techniques of algebra and the concept of zero probably originated in India. The town planning of Harappa indicate that the people in those times have a good knowledge of measurement and geometry. The use of geometric patterns can also be found in the temples in the form of geometrical motifs. तो 1000 BC और 1000 AD के बीच में बहुत सारे ऐसे मैथमेटिशियंस हुए जिन्होंने मैथमेटिक्स में यानी गणित में अपना कंट्रीब्यूशन दिया। जैसे कि अलजेब्रा के पार्ट में, या फिर ज़ीरो की इन्वेंशन। आप देखिए हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो टाउन प्लानिंग है वो बहुत ही एक्यूरेट है। तो मतलब उस टाइम पे ये बताया जा सकता है कि मेजरमेंट्स और बाकी सारी चीज़ें बहुत ही स्ट्रांग थी हमारे लोगों की। कुछ ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स आपको टेम्पल्स पे भी दिखने मिलते हैं। ठीक है, अब देखिए बीज गणिता पे आते हैं, मीन्स दी अदर मैथमेटिक्स। एज द वर्ड बीजा मीन्स अनदर और सेकेंड एंड गणिता मीन्स मैथमेटिक्स, द फैक्ट दैट दिस नेम वॉज चोजन फॉर दिस सिस्टम ऑफ कंप्यूटेशन implies that it was recognized as a parallel system of computation, different from the conventional one which was used since long and was till then the only one. It led to the view of existence of mathematics in Vedic literature, which was also shorthanded method of computation. तो देखिए जो बीजगणिता है, जो इसको हम लोग आजकल वैदिक मैथमेटिक्स कहते हैं, या फिर आप समझ लीजिए कि दूसरा सेकेंड फॉर्म ऑफ कंप्यूटेशन बोलते हैं। बीज मतलब सेकेंड और गणिता मतलब मैथमेटिक्स। तो आज आप देखिए आपको टेबल्स पढ़ने पड़ते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए कि 2 2s are 4, 5 2s are 10। ठीक है, तो ऐसे ये तो कन्वेंशनल मेथड है, पर हमारे ज़माने पे जो वैदिक मैथमेटिक्स है, बीजगणिता थी, वो बहुत सुपीरियर थी। तो अगर आपको वैदिक मैथमेटिक्स के बारे में जाना है तो शकुंतला देवी की एक बुक आती है छोटी सी, आप वो देखें, या फिर आप ऑनलाइन भी सर्च कर ले शकुंतला देवी की मैथमेटिक्स। तो बहुत ही अच्छी है मल्टीप्लिकेशन के लिए, डिवीजन के लिए, किसी का LCM निकालना है, HCF निकालना है, तो उसके लिए बहुत अच्छी है वो बुक। बहरहाल तो हमारे पास पैरेलल सिस्टम थी कंप्यूटेशन की, अपार्ट फ्रॉम द ट्रेडिशनल वन। द अर्लीस्ट बुक ऑफ मैथमेटिक्स वाज सुलभ सूत्रा written by Budhyana around 6th century BC. There is a mention of formula for the square root of 2 and even some concepts were similar to Pythagoras theorem in the Sulabh Sutra. It also contains geometry related to fire alert construction. So हमारे पास जो सुलह सूत्र है जो बुद्धयाना ने बनाया था, वो उस बुक के अंदर हम लोगों ने स्क्वायर रूट ऑफ 2 भी दिया है, और कॉन्सेप्ट जो पाइथागोरस थ्योरम की भी हम लोग ने के बेसिस पे है। तो हम लोग ने पहले ही दे दिया था पाइथागोरस थ्योरम, बाद में पाइथागोरस ने पाइथागोरस थ्योरम दिया। उसके बाद उसमें ऐसी भी ज्योमेट्री है जो फायर के एग्जिट के लिए कंस्ट्रक्शंस बनाती है। Apastamba in the 2nd century BC introduced the concept of practical geometry involving acute angle, obtuse angle and right angle. This knowledge of the angles helped in construction of fire altars in those systems. So fire altars उस टाइम पे बनाने के लिए जो अपस्तंबा जो थे 2nd सेंचुरी में, उन्होंने ऑब्ट्यूस एंगल, एक्यूट एंगल और राइट एंगल के बारे में इंफॉर्मेशन दी थी।
तो उसकी वजह से फायर अल्टर्स बन जाते थे। आर्यभट्टा, कौन नहीं जानता इन्हें, शून्य की खोज करने वाले आर्यभट्टा, बिहार से। आर्यभट्टा अराउंड 499 AD wrote Aryabhatiya, in which the concepts of mathematics as well as astronomy were explicitly mentioned. The book written in Sanskrit had 4 sections: Gitika Pada, Ganita Pada, Kalakariya Pada and Gola Pada. देखिए, गीतिका पदा presents large units of time, example Kalpa Yuga. Ganita Pada covers mensuration, arithmetic, geometry, etc. Kalkariya Pada determines position of planets. Gola Pada, Earth's shape, cause behind day and night, features of eclipse. तो आर्यभट्ट ने बहुत सारे सेक्शंस बनाए थे बुक के अंदर, जिसमें गीतिका पदा जो था उसमें आप काल युग, एग्जैक्ट टाइम्स जो होते हैं ना, कि एक काल कितना होता है, एक युग कितना होता है, एक कल्प कितना होता है, वो सारे इन्फॉर्मेशन उसमें दिया हुआ था। गणिता पदा में आप मेजरमेंट्स, ज्योमेट्री, अर्थमेटिक्स, सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती थी। प्लैनेट्स की पोजीशन आपको करनी है तो कलकरिया पदा, तो जो लोग एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हैं उन लोगों को ये पढ़ाई जाती है, जो लोग है ना कि हाँ हम एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं तो वो लोग ये पढ़ते हैं। गोला पदा, अर्थ की शेप कैसा है, डे नाइट्स कैसे होती हैं, फीचर्स ऑफ एक्लिप यानी ग्रहण वगैरह कैसे लगता है, वो सारी चीज़ें उस बुक में दी हुई थी। एस्ट्रोनॉमी वॉज ऑल्सो कॉल्ड खगोल शास्त्र इन दोज डेज। खगोल वॉज द फेमस एस्ट्रोनॉमिकल लेबॉर्ट्री इन नालंदा, बिहार, where Aryabhatta studied. In Aryabhatta's books, the aims of studying astronomy were to get the accuracy of calendars, to know about the climate and rainfall patterns, navigation, to look at the horoscope, to understand about the tides and stars. This helped in crossing deserts and seas by indicating the direction during night time. अब मेरे को बताइए कौन कौन लोग हमारे यहाँ गांव से आते हैं, मेरे दोस्त, मेरे भाई। दक्षिण दिशा देखने के लिए कौन से तारा देखा जाता है, ठीक है, और वो तारा देख के पता चलता है कि अच्छा वो दक्षिण दिशा है, तो मुझे बताएं आप लोग कमेंट सेक्शन में। आर्यभट्टा इन हिज बुक stated that the earth is round and rotates on its own axis. He formulated the area of triangle and discovered algebra. The value of pi given by Aryabhatta is much more accurate than that given by the Greeks. The Jyotisha part of Aryabhatta also deals with the astronomical definitions, method of determining the true position of the planets, movement of the sun and the moon, and the calculation of the eclipse. In his book, the reasons for the eclipse given are that lunar eclipse occur when the shadow of the earth fall on the moon while rotating on its own axis. And when the moon's shadow falls on the earth, it results in solar eclipse. However, the orthodox theory previously explained that it was a process where the demons swallowed the planet. Thus, we can say that Aryabhatta's theories were a distinct departure from the orthodox theories of astrology, and it stressed on scientific explanation than on beliefs. It is to be noted that Arabs called mathematics Hindist, or the Indian art that were learned by them from India. The whole Western world debated to India in that respect. तो आर्यभट्टा उस टाइम पे उन्होंने बता दिया था कि सूरज का मूवमेंट कैसा होता है, प्लैनेट्स के मूवमेंट कैसे होते हैं, पोजीशंस क्या है, एक्लिप्स कैसे होते हैं, ग्रहण। जबकि ऑर्थोडॉक्स लोग, पुराने लोग सोचते थे कि कोई राक्षस है वो खा जाता है तो इसकी वजह से ग्रहण होती है, चांद को खा जाता है या सूरज को खा जाता है इसके लिए ग्रहण होती है, पर वैसा कुछ नहीं था। आर्यभट्टा ने एक साइंटिफिक अप्रोच दिया और ऑर्थोडॉक्स बिलीफ के अगेंस्ट मतलब उस बिलीफ से अलग थे उनके। ग्रीक्स लोग इस मैथमेटिक्स को हिंदिस्ट कहते थे और वेस्टर्न जो कल्चर थी इसके बारे में हमेशा इंडिया से डिबेट करते थे कि नहीं हमने किया, पर किया किसने वो तो सब जानते हैं। कितनी सारी थेरीज है, आप देखो कि हमारे ऋग्वेद से ली है, हाँ, या हमारे वेदा से लिखी है, तो हमारे वेदा बहुत सुपीरियर हैं। चलिए ब्रह्मगुप्ता के चलते हैं। ब्रह्मगुप्ता 7th century AD in his book Brahmasuputa Siddhanta
mentioned zero as number. In this book, he also introduces negative numbers and described them as debts and positive numbers as fortunes. It also contained first clear description of quadratic formula. क्वाड्रेटिक फार्मूला भाई मैंने तो बहुत साल पहले किया था यार 10वीं या 8वीं 9वीं में किया होगा क्वाड्रेटिक फार्मूला। पर हाँ, ब्रह्मगुप्ता ने अपने बुक में इस क्वाड्रेटिक फार्मूला के बारे में इंफॉर्मेशन दी। उसके बाद पॉजिटिव नंबर्स और नेगेटिव नंबर्स के बारे में बताया। नेगेटिव नंबर्स बताया कि एक तरह का कर्ज है, डेट है, और पॉजिटिव नंबर्स को फॉर्च्यून बताया कि अच्छा ये लकी है या फिर ये अच्छे होते हैं। अच्छा देखिए, कॉन्सेप्ट ऑफ ज़ीरो और शून्य। ज़ीरो और शून्य इज़ डिराइव फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ वॉइड, मतलब खाली। जब ज़ीरो मतलब ज़ीरो की खोज होने वाली थी तो खाली को कुछ तो नाम देना ही पड़ेगा ना, तो वॉइड या शून्य से उसको डिनोट करना चाहते थे लोग। द कॉन्सेप्ट ऑफ वॉइड एक्सिस्टेड इन हिंदू फिलोसफी, हेंस डेरिवेशन ऑफ सिम्बॉल फॉर इट। द कॉन्सेप्ट ऑफ शून्य इन्फ्लुएंस साउथ ईस्ट एशियन कल्चर थ्रू दी बुद्धिस्ट कॉन्सेप्ट ऑफ निर्वाणा, अटेंडिंग साल्वेशन बाय मर्जिंग इनटू द वॉइड ऑफ इटर्निटी। तो वॉइड को एक आकार देना या एक नंबरिंग देना या एक शेप देना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। In the 8th-9th century AD, there was famous Persian polymath Al-Khwarizmi, who produced vastly influential works in mathematics, astronomy, and geography. In his popular treatise Al-Jabar, Book of Algebra, he presented the first systematic solution of linear and quadratic equation. He extensively wrote about the mathematical disciplines of algorithm in his book Al-Jabar, which later became popular in European countries. In the 9th century AD, Al-Kindi was an Arab philosopher, polymath, mathematician, physician, and musician, and is hailed as the father of the Arab philosophy. For his contribution to mathematics, Al-Kindi played an important role in introducing Indian numericals to the Islamic world and subsequently relabeled as Arabic numerals to the Christian world, along with Al-Khwarizmi. In the 9th century AD, Mahaviracharya wrote Ganit Sara Sangraha. It is the earliest Indian text entirely dedicated to mathematics. In his book, he described in details about algebra concepts such as equilateral and isosceles triangle, rhombus, circle, etc. He was patronized by राष्ट्रकूतरा किंग अमोघ वर्षा। तो देखिए कैसे कैसे हमारी चीज़ें, अब हमारे पास इतना कुछ था नहीं, मीडियम था नहीं बताने के लिए किसी को कि कैसे कैसे जाते हैं। तो पर्शियन जो अल-ख्वाज़िमी थे वो उन्होंने मैथमेटिक्स पे, एस्ट्रोनॉमी पे बुक लिखी थी, एंड ही इज़ पॉपुलर। उनकी पॉपुलर एक बुक थी अल-जबर, मतलब जिसको बोलते थे अलजेब्रा। उन्होंने उस बुक के अंदर लीनियर इक्वेशंस और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में इंफॉर्मेशन दी। उसी की तरह एक और थे अल-खिंदी, वो अरब फिलोसोफर थे, पॉलीमैथ थे, मैथमेटिशियन थे, फिजिशियन थे, म्यूजिशियन थे, और उनको फादर ऑफ अरब फिलोसफी भी कहा जाता है क्योंकि उन्होंने मैथमेटिक्स में बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन किया था। अब अल-खिंदी ने हमारी जो न्यूमेरिकल सिस्टम है इंडिया की, उसको बाकी अरब कंट्रीज़ में और क्रिश्चियन वर्ल्ड यानी वेस्टर्न कल्चर में इंट्रोड्यूस करवाया। 9th सेंचुरी AD में महावीराचार्य करके हमारे एक संत हुए, एक राइटर हुए, या फिर आप समझ लिए कि मैथमेटिशियन हुए। इन्होंने गणित सारा संग्रह लिखा। उन्होंने उसके अंदर रोम्बस, ट्रायंगल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आइसोसेलेस ट्रायंगल, इन सारे चीज़ों के बारे में लिखा, और वो बुक एंटायरली डेडिकेटेड थी मैथमेटिक्स के लिए। भास्करा 1 के बारे में बहुत आता है। देखिए, भास्करा 1 was 7th century mathematician who wrote Aryabhatiya Bhasya related to mathematics and astronomy. The Hindu decimal system, which with a circle for 0 was first mentioned by Bhaskara 1. ठीक है, डेसिमल सिस्टम के लिए 0 जो था वो भास्करा 1 ने अपनी पहले इंट्रोड्यूस किया। ही ऑल्सो प्रोवाइडेड अ यूनिक एंड रिमार्केबल rational approximation of sine functions in the commentary over Aryabhata's work. ISRO launched Bhaskara 1 satellite in 1979 honoring the mathematician. ठीक है, तो भास्करा 1 ने आर्यभट्टिया भाष्य लिखा था जिसमें उन्होंने पहले बार डेसिमल सिस्टम में 0 यूज़ किया था।
भास्कराचार्य, भास्करा 2, ठीक है, भास्कराचार्य जिनको भास्करा 2 भी कहा जाता है। ही वॉज वन ऑफ द लीडिंग मैथमेटिशियन इन 12th सेंचुरी AD। हिज बुक सिद्धांत शिरोमणि इज डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शंस: लीलावती, बीजगणिता, गोलाध्याना, ग्रहगणिता। देखिए, लीलावती डीलिंग विद अर्थमेटिक्स, बीजगणिता डीलिंग विद अलजेब्रा, गोलाध्याना अबाउट स्फीयर्स, ग्रहगणिता मैथमेटिक्स ऑफ प्लैनेट्स। अ चक्रवात मेंशन्ड फॉर द साइक्लिक मेथड to solve algebraic equation was introduced by him in his book लीलावती। ये बहुत बार पूछा है, मैंने देखा था चक्रवात, चक्रवर्ती ब्याज जो होता है, गांव में के लोग समझ पाएंगे कि चक्रवर्ती ब्याज क्या होता है। तो उस टाइप का जो चक्रवात यानी साइक्लिक मेथड ऑफ algebraic equation was introduced by him in his book लीलावती। In the 17th century, James Taylor translated लीलावती and made it known to the people across the globe। जेम्स टेलर ने लीलावती को ट्रांसलेट किया था, ये बहुत बार पूछा है, लीलावती ट्रांसलेटेड बाय जेम्स टेलर। देखिए यहाँ पे वाइल मेकिंग लव टू नेकलेस ब्रोक्स, मतलब आप देखिए कि क्या 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 लिखा था। एक्सट्रैक्ट फ्रॉम लीलावती। वाइल मेकिंग लव अ नेकलेस ब्रोक, अ रो ऑफ पर्ल मिसलेड, 1/6 फेल टू द फ्लोर, 1/5 अपॉन द बेड। द यंग वुमेन saved 1/3 of them, 1/10 were caught by her lover. If 6 pearls remained upon the string, how many pearls were there altogether? ये टाइप का मैथमेटिक्स कोई सॉल्व करके दिखाए मेरे को, इसका आंसर मेरे को निकाल के दिखाए दोस्तों, निकाल के दिखाओ मेरे को इसका आंसर, ठीक है। और नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा, मेरे को पूछना कमेंट सेक्शन में। इन द मेडिवल पीरियड, नारायण पंडित produced works of mathematics which included Ganita Kumudi and Bijaganita Vatsama. Nilakant Shomaya wrote Tantra Sangraha, an astronomical treatise which also contains the rules of trigonometric functions. Lilavati was translated into Persian by Faizi, ठीक है, Persian by Faizi। In the court of Akbar. Moreover, Akbar ordered to make mathematics a subject of study in the education system during those times. In the field of astronomy, Firoz Shah Tughlaq established an observatory in Delhi and Firoz Shah Bahamani at Daulatabad. The court astronomer of Firoz Shah Bahamani, Mahendra Suri, invented an astronomical instrument known as Yantra Raja. सवाई जय सिंह सेट अप 5 एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी एट दिल्ली, जयपुर, वाराणसी, उज्जैन एंड मथुरा। तो देखिए उस टाइम पे हमारे पास कितनी अच्छे और टैलेंटेड लोग थे। अच्छा, पहले तो लीलावती को पर्शियन में फैजी ने कन्वर्ट किया, ये आप लोग याद रखें। और अकबर ने अपने कोर्ट में जब ये सारी चीज़ें होती थी तो उन्होंने बोला था कि मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट रखा जाए लोगों को पढ़ने के लिए। फिरोज शाह तुगलक ने एक ऑब्जर्वेटरी इस्टेब्लिश की थी दिल्ली में, और फिरोज शाह बहामनी ने दौलताबाद में की थी। उनके कोर्ट में महेंद्र सूरी थे जिन्होंने यंत्र राजा एक एस्ट्रोनॉमिकल इंस्ट्रूमेंट इन्वेंट किया था। एक्सक्यूज मी गाइस, ये तो था मैथमेटिक्स के बारे में। अब आते हैं गणित पे। गणित पे आएंगे हम लोग, उसके बाद गणित हो गया, मेडिसिन हो गया, उसके बाद फिजिक्स पे आएंगे। शिप बिल्डिंग एंड नेविगेशन उस टाइम पे भी हमारा स्ट्रॉन्ग था, तो मैं आपको उसके पर भी ले चलूँगा। शिप बिल्डिंग पे एक पिक्चर भी बनी थी, एरोप्लेन पे भी एक पिक्चर बनी थी, तो आप लोग को याद ही होगा। अच्छा, मेडिसिन में देखिए चरक संहिता बहुत है, ठीक है। ड्यूरिंग द वैदिक टाइम्स अश्विनी कुमार्स वेर दी प्रैक्टिशनर्स ऑफ मेडिसिन एंड वेर गिवन द डिवाइन स्टेटस धन्वंतरी and were given the divine status. Dhanvantari was the god of Ayurvedic medicine. Atharva Veda was the first book where a mention about the disease, its cure and medicines can be found. अथर्व वेदा में आपको मेडिसिन के बारे में और उसके मतलब बीमारी के बारे में और उसके क्योर के बारे में मिलेगा कि उसको कैसे ख़त्म किया जाता है। अकॉर्डिंग टू इट, द डिजीजेस वेर कॉज्ड बाय द डीमंस एंड स्पिरिट
entering into the human body and can be cured by magical charms and spells. Atharva Veda mentioned cure for many of these diseases, which include diarrhea, psoria, cough, leprosy, fever, and seizure. However, the area of practical and more rational cure to disease emerged around 600 BC. Takshila and Varanasi emerged as a center for medicinal learning. अर्थशास्त्र में मेडिसिन के बारे में दिया है, उसके क्योर के बारे में दिया है. अश्विनी कुमार लोग पहले प्रैक्टिस करते थे मेडिसिन, लेकिन धन्वंतरी को गॉड ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन कहा गया. इसलिए आप देखोगे धन्वंतरी, बहुत सारी चीज़ें जहाँ पे भी आपको धन्वंतरी आए. मेडिसिन कॉलेज में भी आजकल हिपोक्रेटिक ओथ बोलते हैं, तो धन्वंतरी का ऐसा कुछ तो चल रहा था बीच में कि आप धन्वंतरी का ओथ या ऐसा कुछ हो इंस्टेड ऑफ हिपोक्रेटिक ओथ. ठीक है, बट उसमें कैसे दिया था कि जो डिजीज़ है वो एक डीमन की वजह से होता है जो बॉडी में एंटर कर जाती है, पर इसको क्योर करने के लिए मैजिकल चार्म्स या स्पेलिंग्स या कुछ ऐसा करो तो वो निकल जाते हैं. तो उसमें बहुत सारे डिजीज़ की क्योर दी थी, जैसे डायरिया, सोर, कफ, लेप्रोसी, फीवर ऐसे थे. बट लेटर ऑन जो प्रैक्टिकलिटी डेवलप होने लगी तो उस टाइम पे तक्षशिला और वाराणसी एक मेजर सेंटर बन के निकले थे मेडिसिन लर्निंग के लिए. तो जो लोग ज़्यादा मेडिसिन के बारे में पढ़ना चाहते थे वो तक्षशिला जाते थे या फिर वाराणसी जाते थे. अब देखिए आयुर्वेदा. The origin of Ayurveda dates back to Vedic era. Most materials relating to the health and diseases are available in Atharva Veda. Historians claims that Atharva Veda is a part of Atharva Veda. Ayurveda is a part of Atharva Veda. The earliest codified documents on Atharva Veda is Charak Samhita. Another codified document is Sushruta Samhita. Before them, Atreya and his pupil Agnivesha had already dealt with principle of Ayurveda way back in 6th century BC. From around 500 BC to 500 AD, there was a compilation of the different parts of Ayurveda. The 8 parts of Ayurveda include ये काया चिकित्सा थेरेपेटिक, शल्य तंत्र मेजर सर्जरी, शल्यका तंत्र माइनर सर्जरी, भूतवैद्य डिमोनोलॉजी, कुमार भरत्या तंत्र पीडियाट्रिक्स, अगध तंत्र टॉक्सोलॉजी, रसायन तंत्र ग्रियाट्रिटिक्स एंड वजीकरण तंत्र वेलिफिकेशंस. ये सारे 8 पार्ट्स में आयुर्वेदा को डिवाइड किया जाता है. पर हाँ, आयुर्वेदा का जो अर्लीस्ट डॉक्यूमेंट मिलता है वो चरक संहिता में मिलता है या फिर सुश्रुत संहिता में मिलता है. जो लोग आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हैं, अभी मेरे साथ जो आयुर्वेदिक डॉक्टर्स पढ़ रहे हैं, BMS बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक एंड आयुर्वेदिक मेडिसिन ऐसा, तो उन लोगों को पता होगा. The theories of Ayurveda were also applied to the plant and animal life. There are medical treatises on plant life. Vriksha Ayurveda, horses, Ava Ayurveda, elephants, Hatsya Ayurveda मतलब हाथी, हास्य, बोवाइन यानी गाव्या आयुर्वेदा, बोवाइन स्पीसीज मतलब जो गाय भैंस ऐसा, they are all called bovine species. The spread of Ayurveda in Arab countries as well as in other parts of the world is evident from different Ayurvedic texts or their translation found there. The Sushruta Samhita was translated under the title of Kitab Samural Hindi. Ali ibn Zain translated the Charak Samhita under the name Sarag. तो सुश्रुत संहिता को ट्रांसलेट किया गया था किताब समुरैल बिन हिंदी इसमें, और चरक संहिता को ट्रांसलेट किया था सरग में. पर जो आयुर्वेदा था तो वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ ह्यूमन पे ही बात हो, प्लांट्स के लिए भी पे आयुर्वेदा था. यानी उसको बोलते थे वृक्ष आयुर्वेदा. हॉर्सेस पे था, उसको बोलते थे अव्य आयुर्वेदा. हाथियों पे था, उसको कहते थे हत्य आयुर्वेदा. और बोवाइन स्पीसीज यानी जो मिल्चिंग एनिमल्स होते हैं, गाय बैल भैंस, उनको काव्य आयुर्वेदा.
Let's discuss in details the two important treatises. Charak Samhita deals with Ayurveda by Charak, father of Ayurveda. Shushruta Samhita deals with surgery by Shushruta, father of surgery. चरक संहिता और सुश्रुत संहिता के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे. चरक संहिता क्या आयुर्वेदा का एक पार्ट है जो कि चरक ने लिखी थी और उनको कहते हैं फादर ऑफ आयुर्वेदा. वैसे ही सुश्रुत संहिता है जिन्होंने सुश्रुत जी ने लिखी थी, उनको फादर ऑफ सर्जरी कहा जाता है. तो उस टाइम पे भी हम लोग छोटी मोटी सर्जरी कर सकते थे, कैटरैक्ट की सर्जरी कर सकते थे, नॉर्मल जो टाँके वाके लगाना है वो हम लोग कर सकते थे उस टाइम पे भी. इतनी ज़्यादा हमारी टेक्नोलॉजी और चीज़ें एडवांस थी. तो और बहुत बहुत बारीकी से किया जाता था वो चीज़. हम लोग आगे पढ़ते हैं. ये देखिए, चरक संहिता मेनली डील्स विद यूज ऑफ प्लांट्स एंड हर्ब्स फॉर मेडिसिनल पर्पसेस. इट इन अ वे इट mainly deals with Ayurveda as a science whose description is divided into 8 books. In Charak Samhita, extensive notes on digestion, metabolism, and immune system is written. Charak emphasizes that the functioning of a human body depends on 3 dosha: Bila, Pelgam, and Wind. These doshas are produced with the help of blood, flesh, and marrow. And an imbalance between these 3 doshas make the body sick. Drug can be used to restore this balance. Charak, in his book, has put more emphasis on prevention rather than cure. Genetics also finds a mention in चरक संहिता. चरक जो थे वो ज़्यादातर उस जो चरक संहिता में लिखी गई है वो बहुत सारे नोट डाइजेशन पे लिखे गए हैं, मेटाबॉलिज्म पे लिखे हैं और इम्यून सिस्टम पे लिखे गए. तो चरक संहिता में चीज़ें ज़्यादातर प्रिवेंशन की तरफ जाती है rather than क्योर. आप प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं उन सारी चीज़ों को, ठीक है. और वो कहते थे कि ह्यूमन बॉडी में जो भी प्रॉब्लम है वो 3 दोष की वजह से होते हैं: बील, पेलगम और विंड. मतलब वायु दोष. आजकल हम लोग देख रहे हैं कि वायु दोष अगर किसी में हो तो जैसे भी हम फिंगर्स की मुद्रा उद्रा भी रखते हैं ना, तो वायु दोष उससे कम होता है. तो उन सारी चीज़ों के बारे में चरक संहिता डील करती है. अब सुश्रुत संहिता सर्जरी के बारे में डील करेगी. सुश्रुत संहिता डील्स विथ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑफ सर्जरी एंड ऑब्स्टेटिक्स. Shushruta study anatomy in great deal with the aid of human dead body. His forte was mainly rhinoplasty, plastic surgery, and ophthalmology, ejection of cataracts. ठीक है, ophthalmology. ये उनके दो मेजर फोर्ट थे जहाँ पे वो काम करते हैं. राइनोप्लास्टी मतलब प्लास्टिक सर्जरी. सर्जरी वॉज टर्म्ड एज शास्त्र कर्मा ड्यूरिंग दोज टाइम. The book Shushruta Samhita records in detail the steps to be taken for the performance of surgery. In this field, one of the great contribution of Sushruta was rhinoplasty, which means restoration of mutilated nose through plastic surgery. The ejection of cataracts from eyes was even done by Sushruta, with ease and using simple surgical tools. Hence, it can be inferred that India also saw best of the development in medicines when compared to the world. The Buddhist monks from India took the Ayurvedic system to Tibet and China. The translation of the 2 books also took place in Arabic language. Even the Greeks were influenced by the Indian medicines during the Indo-Greek rule in India in 180 BC to 10 AD. In the medieval period, अच्छा देखिए, मेडिवल पीरियड पे बाद में आते हैं, पर जो सुश्रुत थे उन्होंने राइनोप्लास्टी मतलब जो म्यूटिलेटेड नोज था उसको वापस से ठीक करने के लिए प्लास्टिक सर्जरी वगैरह करते थे वो. और सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन उनका था क्या, कैटरैक्ट यानी मोतियाबिंद निकालने वाला, वो भी सिंपल सर्जिकल टूल से. और यही चीज़ जो बुद्धिस्ट मॉन्क थे वो आयुर्वेदिक सिस्टम को तिब्बत और चाइना लेके और इस बुक को ट्रांसलेट करके बाकी लोगों को भी बताया. अरेबिक लोग ने भी इसको ट्रांसलेट किया और अपने यहाँ पे लोगों को बताया. ग्रीक्स ने भी किया. तो ये बहुत सारी चीज़ें थी जो हमारी बाहर गई हैं पर हम ही को उसकी कदर नहीं है. इन द medieval period, Sarangadhara Samhita, written in 13th century, emphasizes on the use of opium in medicine and for urine examination in laboratories. The Rasa Chikitsa system dealt with the treatment of disease using mineral medicines. The Unani system of medicine came to India with the book
फिरोजदस अल हिकामा रिटन बाय अली इब रब्बान, ठीक है। यूनानी सिस्टम तब आया अपने पास। पर जो सारंगधरा संहिता था उसमें आपको ओपीएम का यूज़ मिल जाएगा ताकि यूरिन एग्जामिनेशन हो, ठीक है। आजकल तो आप लेबोरेटरी में जाओ और यूरिन एग्जामिन हो जाता है। चलिए देखिए अल्टरनेट सिस्टम ऑफ मेडिसिन देखते हैं। आयुर्वेदा डिस्कस अबव, योगा, यूनानी, सिद्धा, ये सारी चीज़ें जो है वो अलग अलग सिस्टम ऑफ मेडिसिन पे काम करती है। फिर होम्योपैथी, सवायरिकपा, ये सारी चीज़ें हैं। योगा आपको मालूम है पतंजलि ने किया था, पॉपुलेटेड बाय सेज पतंजलि, प्रोपाउंडेड बाय सेज पतंजलि। और वो बोलते थे कि योगा में बॉडी और माइंड दोनों का एक कॉम्बिनेशन होना चाहिए। योगा जनरली है 4 ब्रॉड क्लासिफिकेशन: कर्म योगा, यूटिलिटीज ऑफ द बॉडी; जना योगा यूटिलाइज द माइंड; भक्ति योगा यूटिलाइज द इमोशन; क्रिया योगा यूटिलाइज द एनर्जी। यूनेस्को इंस्क्राइब्ड योगा इन द रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज इन 2016। यूनानी देखिए, यूनानी यहाँ से आया अपने पास, यूनानी सिस्टम यहाँ से। This medical tradition of the medieval Islam was introduced during 13th century AD with the establishment of Delhi Sultanate. It was further developed during the Mughal Empire. The system has Greek Hellenistic origin. Alauddin Khilji gave royal patronage to Unani system. Many Hakims were there in his court. In Unani, there are various means of treating patients like diet, pharmacotherapy, exercise, massage, and surgery. One of the most popular method of treatment practiced by Unani physician is regimental therapy, इलाज बिल तदबीर। पता नहीं ये क्या होता है, गूगल करो, पता करो ज़रा, मेरे को भी बताना। सिद्धा में देखिए, दिस सिस्टम ओरिजिनेट इन साउथ इंडिया, ये बहुत ही पॉपुलर है। अभी शायद कोई तो सेलिब्रिटी भी गए थे वहाँ पे सिद्धा के लिए। Siddha term is derived from the word siddha, which means perfection or an object to be attained. Okay. As per Siddha system, the human body is composed of 96 tattvas or basic principles. Siddha system uses various herbs and animal or inorganic chemical compounds such as sulfur and mercury for treating disease. Practitioners are called siddhars. Nadisar is considered the first Siddha and Guru of all Siddhars. Presently, it is largely practiced in southern Indian states, mainly Tamil Nadu. Naikuri or oil drop test of urine is an unique method in Siddha system of medicine for urine examination. सिद्धा बहुत पॉपुलर है, साउथ इंडिया में होता है प्रैक्टिकली, आजकल तो तमिलनाडु वगैरह में बहुत ज़्यादा होता है। इसमें आपको हर्ब्स की यूज़ करके, एनिमल्स और इनऑर्गेनिक केमिकल कंपाउंड का यूज़ करके, सल्फर का यूज़ करके, मर्क्यूरी का यूज़ करके डिजीज़ को ट्रीट किया जाता है। नंदीसार इनके पहले गुरु थे और सभी सिद्धास के पहले गुरु हैं ये। ऑयल ड्रॉप टेस्ट ऑफ यूरिन इज़ अ यूनिक मेथड इन सिद्धा सिस्टम ऑफ मेडिसिन फॉर यूरिन एग्जामिनेशन। ऑयल ड्रॉप एक मेथड होता है जो सिद्धा में है और उससे यूरिन एग्जामिन होती है। होम्योपैथी आप लोग को मालूम है, देखिए, द टर्म होम्योपैथी इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड होमियोइस एंड पैथोस, मीन सिमिलर एंड सफरिंग रिस्पेक्टिवली। आफ्टर ओरिजिनेटिंग इन जर्मनी, इट वॉज इंट्रोड्यूस इन इंडिया अराउंड 1810 to 1839. Homeopathy is based on the law of healing. Similibus contrarius means like likes are cured by likes. Homeopathic treatment is popular for disease of chronic and prolonged nature. तो होम्योपैथी एक ही चीज़ से बिलीव करता है कि समान तरह की चीज़ें समान तरह के दवाइयाँ से ठीक हो जाएंगी। मतलब अगर सर दर्द दे रहा है, पैर दर्द दे रहा है, दोनों भी दर्द है, तो एक ही दवा से ठीक हो जाएगी। ऐसा जो बहुत ही लॉन्ग चलने वाली जो डिजीज़ है ना, उन लोगों के लिए ये होम्योपैथी बहुत अच्छा है। सुवारिगपा, ये देखिए, इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट लिविंग एंड वेल डॉक्यूमेंटेड मेडिकल ट्रेडिशन ऑफ द वर्ल्ड। यूथोग योनतेन गोनपाओ from Tibet is believed to be the father of Suvairigpa. The term means science of healing. It is commonly known as Amchi system of medicine. Gayatri Fourth Tantra in the fundamental text related to Suvairigpa. The majority of theory and practice of Suvairigpa is similar to Ayurveda. It is widely practiced in Tibet, part of China, Himalayan region of India, Nepal, Bhutan, Russia, Mongolia.
Dharamshala in Himachal Pradesh and Ladakh region are the main center for Sowa Rigpa institution in India. ठीक है, साइंस ऑफ हीलिंग इसे कहा जाता है, आप लोग इतना याद रखें, साइंस ऑफ हीलिंग इसको कहा जाता है. धर्मशाला हिमाचल प्रदेश, धर्मशाला इन हिमाचल प्रदेश एंड लद्दाख रीजन इसके बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं. फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में आप आइए. देखिए, तो हम लोगों ने अभी मैथमेटिक्स पढ़ा और मेडिसिन पढ़ा. मैथमेटिक्स में अपने पास बहुत सारे दिग्गज थे, वैसे ही मेडिसिन में भी हमारे पास बहुत सारे दिग्गज अवेलेबल हैं. इसी तरह फिजिक्स में भी हमारे पास बहुत सारे लोग हैं. बाकी के लोग आजकल वेस्टर्न कंट्रीज तो ये मानती नहीं है कि इंडिया के पास इतना टैलेंट था, पर ठीक है, नहीं मानने से सच झूठ थोड़ी ना हो जाएगा. चलिए आगे चलते हैं हम लोग इस पे और करते हैं फिजिक्स एंड केमिस्ट्री पे. फ्रॉम द वैदिक टाइम्स द मटेरियल्स ऑन अर्थ हैव बीन क्लासिफाइड इनटू पंचभूतास. These Panchabhutas were identified with human sense of perception. Earth, Prithvi with smell, fire, Agni with vision, air, Maya with feelings, water, Apa with taste, and ether, Akash with sound. It has been perceived that the material world comprises of these five elements. The Buddhist philosophers who came later rejected ether as one of the elements and replaced it with life, joy, and sorrow. Philosophers were of the view that except ether, all other forces were physically palpable and therefore comprised minuscule particles of matter. Minicular particles of matter. The later minicular matter, which could not be further subdivided, was called Parmanu. ठीक है. There are 5 different types of Parmanu for 5 different elements. Hence, it can be inferred that Indian philosopher conceived the idea of splitting an atom. Indian philosophers Kannada and Pukudha Katyayana in 6th century BC first coined the idea of atom and the material world being constituted of atom. Kannada explained that material world is made up of kana, which cannot be seen through human organs. They cannot be further subdivided and are indestructible, as even said by the modern atomic theory. लोग कहते हैं कि एटॉमिक थ्योरी हमने दिया, वेस्टर्न कल्चर्स मतलब बाहर के लोग, विदेशी, जो कहते हैं कि एटम थ्योरी ये सब इंडिया को पता ही नहीं था. तो उनको बताओ कि जो हमारे फिलोसोफर्स थे, फिलॉसफी में भी जो हमारा दर्शन शास्त्र है फिलॉसफी, उसमें भी दिया गया है कि 5 पंच महाभूत से, आज भी हम लोग बोलते हैं कि पंच महाभूत से ये शरीर बना हुआ है. शीत जल पावक गगन समीरा पंच तत्व यह अधम शरीरा, ये ऐसा बोला जाता है. पर कितने सारे फिलोसोफर बोलते हैं कि हम लोग बाकी सबको छू सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं, पर आकाश को तो हम लोग छू भी नहीं सकते. तो कितने लोगों ने उसको रिजेक्ट भी कर दिया. पर हमारे पास जो लोग थे उन्होंने कहा, और जो फिज़िक्स में हमारे पास जो दिग्गज थे उन्होंने कहा कि दिस होल मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड इज़ मेड अप ऑफ परमाणु. ठीक है, मतलब एटम से बना है, और जो एटम को डिवाइड नहीं कर सकते थे उसको बोलते थे परमाणु. तो उस टाइम पे भी इंडियंस के पास ये स्प्लिटिंग ऑफ द एटम वाली थ्योरी थी. एक इंडियन फिलोसोफर हुए कनाडा एंड पकादू कात्यायना, उन्होंने ये टर्म कॉइन किया, एटम्स एंड मटेरियल वुड बीइंग कंस्ट्रक्टेड ऑफ एटम. सो हर मटेरियल इज कंस्टिट्यूटेड ऑफ एटम, ये टर्म उन लोगों ने कॉइन की. कनाडा एक्सप्लेन्ड दैट मटेरियल वर्ल्ड इज मेड अप ऑफ कना विच कैन नॉट बी सीन थ्रू ह्यूमन आइज, कि आंखों से दिखाई नहीं देता. दे कैन नॉट बी फर्दर सब डिवाइडेड एंड आर इंडिस्ट्रक्टिबल, एंड उन चीज़ों को हम लोग फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते एटम्स को. और ये मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी भी बोलती है. ये तो फिजिक्स की बात हुई. केमिस्ट्री की बात पे आते हैं. द डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री इन इंडिया वाज इन फेज थ्रू एक्सपेरिमेंटेशन. द एरिया ऑफ अप्लाइड एप्लीकेशन ऑफ केमिस्ट्री वेयर मेटलर्जी, स्माल्टिंग ऑफ मेटल्स. हम लोग तो कब से स्माल्टिंग ऑफ मेटल कर रहे हैं, मतलब लोहे को या किसी चीज़ को पिघलाना, एल्यूमिनियम को पिघला के कुछ बनाना, मूर्तियाँ बनाना. डिस्टिलेशन ऑफ परफ्यूम्स, making of dyes and pigment, extraction of sugar, production of paper, production of gunpowder, casting of cannons, etc. In India, chemistry was called Rasayan Shastra.
रसतंत्र, रसवैद्य और रसक्रिया, ऑल ऑफ विच मीन्स साइंस ऑफ लिक्विड्स। इंडिया में केमिस्ट्री को रसायन शास्त्र बोला जाता था। रसतंत्र बोला जाता है, मतलब लिक्विड, रस कैसा होता है, लिक्विड। रसतंत्र बोला जाता था, रसाविद्या बोला जाता था, या रसक्रिया बोला जाता था, ऑल ऑफ विच मीन्स लिक्विड। केमिकल लेबोरेटरीज वेर कॉल्ड रसक्रियाशाला, केमिकल लेबोरेटरीज को बोला जाता था। एंड केमिस्ट वेर रेफर्स टू एज रसादान्य, उन केमिस्ट को बोला जाता था। द डेवलपमेंट ऑफ मेटलर्जी स्टार्टेड इन इंडिया फ्रॉम ब्रॉन्ज एज। इन फैक्ट द प्रोग्रेस फ्रॉम ब्रॉन्ज एज टू आयरन एज टू द प्रेजेंट owes a great contribution to developments in metallurgy. In the area of smelting of metals, India has an expert in extraction of metals from ores and its casting. It is possible that India has borrowed this idea from Mesopotamia. The best evidence of Indian metallurgy are iron pillar of Mehrauli in Delhi and the idol of Gautam Buddha in Sultanganj, Bihar. They have not caught rust even after thousands of years later after its manufacture. हमारा मेटलर्जी का लोहा मानने के लिए सिर्फ आयरन पिलर ऑफ मेहरौली, जिसको देखिए आयरन है, लोहा है, जंग खाएगा, लेकिन जंग खाया अभी तक नहीं खाया वो। तो ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है हमारे लिए, बहुत गर्व की भी बात है कि ये हम लोग का मेटलर्जी, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स या उसको मेल्ट करके किसी और चीज़ में करना इतनी एक्सपर्ट्स थे हमारे पास। गौतम बुद्धा की ऐसी एक मूर्ति है जो सुल्तानगंज में है, बिहार में। ये सब हो सकता है कि मेसोपोटामिया से हम लोग ने ये लिया हो या आइडिया आया हो, लेकिन देखो कितना अच्छा है। देखिए, वन ऑफ द फेमस मेटलर्जिस्ट एंड एल्केमिस्ट ऑफ एंशिएंट टाइम वाज नागार्जुना. ही वाज एन एक्सपर्ट इन ट्रांसफॉर्मिंग द बेस मेटल इनटू गोल्ड. Born in Gujarat 1931 AD, Nagarjuna was blessed with his power of changing base metal into gold and extraction of elixir of life as per the belief of the people. तो किसी भी मेटल को गोल्ड में कन्वर्ट करना, नागार्जुना मतलब किसी भी चीज़ को गोल्ड में कन्वर्ट करने के लिए नागार्जुना फेमस थे। वो गुजरात से आते थे। अनदर ट्रीटीज Rasa Book of Chemistry. Rasa Ratnakara Book of Chemistry mainly deals with preparation of liquids, mainly mercury. This book also emphasizes on the survey of metallurgy and alchemy. To prepare the elixir of life from mercury, Nagarjuna used animal and vegetable products apart from minerals and alkalis. He also discussed the transmutation of base metal into gold. Although gold could not be produced, but the method has been useful in producing metals with gold-like yellowish brilliance, which even helped in manufacturing imitation jewelry. The contribution of Nagarjuna in the field of chemistry had been immense, as the idea of transmutation of metal seems to be taken by Arabs from Indian books. Another treatise, Rasarnava, is a Sanskrit text written in medieval period, 12th century, and deals with Tantrism. It works on tantras, deal with metallurgic preparations and alchemy under chemistry. देखिए, एक्साइल ऑफ लाइफ निकालने के लिए मर्क्यूरी के अंदर से निकाला जाता था। एंड जो हमारे ये थे नागार्जुना जी, वो इसलिए फेमस थे क्योंकि वो किसी भी मेटल को गोल्ड में या गोल्ड लाइक प्रॉपर्टीज़ दे सकते थे, वो येलोइश और शाइनी। हालांकि गोल्ड ऐसे प्रिपेयर किया नहीं जा सकता था, तो उसलिए वो चीज़ अगर कन्वर्ट हो गए तो उसको आर्टिफिशियल गोल्ड ज्वेलरीज बनाने की काम आती थी। सॉरी, रसारत्नाकरा में भी प्रिपरेशन ऑफ लिक्विड्स, मर्क्यूरी प्रिपेयर करने के लिए प्रोसेस दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए, द प्रिजर्वेशन ऑफ एंशिएंट लिटरेचर वाज जनरली डन ऑन पाम लीव्स.
कुछ छूट तो नहीं रहा, हाँ. The preservation of ancient literature was generally done on palm leaves. However, the use of paper began in the medieval period. Kashmir, Patna, Murshidabad, Ahmedabad, Aurangabad, Mysore, etc. were well-known centers of paper production. The process of paper making was almost the same throughout the nation. After the advent of Mughal, the manufacture of gunpowder and its use in gun also started in India. Sulfate, sulfur, and चारकोल वेर यूज इन डिफरेंट रेशियोज टू प्रोड्यूस डिफरेंट वेराइटीज ऑफ गन पाउडर, और ये यूपीएससी में 3 बार पूछा है. ठीक है. द कास्टिंग ऑफ कैनन इज एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड इन तुझके बाबुरी. आईने अकबरी डिस्कसेस द रेगुलेशन ऑफ परफ्यूम ऑफिस ऑफ अकबर. असमत बेगम, मदर ऑफ नूरजहाँ, इज क्रेडिटेड विद द डिस्कवरी ऑफ अत्तर ऑफ रोज. In the field of geology, hydrology and ecology, the contribution of Varhamihir cannot be forgotten. He lived in the Gupta period and was probably among the 9 gems in the court of Vikramaditya. His predictions were so accurate that King Vikramaditya awarded him with the title of Varaha. He claimed the presence of termites, Dimak and plants could indicate the presence of water. He claimed that presence of termites, Dimak, and plants could indicate the presence of water in the particular area. A list comprising 6 animals and 36 plants was given by him who could indicate the presence of water. The earth cloud theory was also propounded by him in his book Brihad Samhita. He related earthquake to the influence of plants, behavior of animals, underground water, undersea activities and the unusual cloud formation. He also made contribution in astrology और ज्योतिषा शास्त्र. तो देखिए, जब मैं आपको बताऊँ कि पहले जब लोग लिखते थे या फिर चीज़ें रिकॉर्ड करते थे वो पाम लीफ पे करते थे. ठीक है, जो कि पेरिशेबल था और सड़ जाता था, ख़राब हो जाता था. हालांकि पेपर जब मेडिवल पीरियड में आया तो उसकी जगह पे कश्मीर, पटना, मुर्शिदाबाद, अहमदाबाद, औरंगाबाद, मैसूर, बहुत सारी जगहों पे पेपर की फैक्ट्रीज सेटअप होने लगी. जब मुगल्स आए तब गन पाउडर भी आया, और गन पाउडर में सल्फेट, सल्फर और चारकोल को डिफरेंट रेशो में यूज़ करके गन पाउडर बनाया जाता था. कैनन्स की कास्टिंग जो कास्टिंग होती है, मतलब बनाया जाता है, वो तुझके बाबरी में लिखी हुई थी. आईने अकबरी में रेगुलेशन ऑफ परफ्यूम्स ऑफिस जो अकबर का था उसके बारे में लिखा हुआ था. असमत बेगम जो नूरजहाँ की माँ है, उन्होंने अत्तर की डिस्कवरी की थी, जो आजकल हम लोग लगाते हैं ना अत्तर. वैसे ही जियोलॉजी, हाइड्रोलॉजी और इकोलॉजी में वराहमिहिर का कोई हाथ पकड़ नहीं सकता था. वो विक्रमादित्य जो राजा थे, चक्रवर्ती राजा विक्रमादित्य, उनके कोर्ट में 9 ज्वेल्स यानी 9 रत्नों में से एक थे, और वो प्लांट और दीमक को देख के बता सकते थे कि यहाँ पे पानी मिलेगा या नहीं मिलेगा. ऐसे उन्होंने 36 प्लांट्स और 6 एनिमल्स के बारे में दिया है जो बताते थे कि यहाँ पे इस एरिया में पानी है या नहीं है. जो अर्थ क्लाउड थ्योरी है, आप लोग जाके सर्च करना. जो अर्थ क्लाउड थ्योरी है, अभी क्या बोलती है अर्थ क्लाउड थ्योरी, उसके बारे में बृहद संहिता में लिखा हुआ था. तो उन्होंने बोला था कि जो अर्थ को क्यों आते हैं, उसके लिए एनिमल्स, प्लांट्स, पानी में जो भी चीज़ें अलग हो रही हैं, अंडर सी एक्टिविटी जो भी होती है, उसके वजह से अर्थक्वेक आता है. अब उस टाइम पे इतनी टेक्नोलॉजी एडवांस थी नहीं, तो उन्होंने अनुमान वगैरह लगाया या फिर कुछ शोध वगैरह किए होंगे जिससे पता चलता होगा उनको. ठीक है, देखिए रसीश्वरा, Shaivite philosophical tradition which advocate the use of mercury to make the body immortal. रसीश्वरा, शैवा फिलोसॉफिकल ट्रेडिशन जो मर्क्यूरी को यूज़ करके बॉडी को इमॉर्टल बनाया जा सकता है, इस पे बिलीव करते थे. शिप बिल्डिंग एंड नेविगेशन देखते हैं. शिप बिल्डिंग एंड नेविगेशन भी हमारे पास उस टाइम पे था यार, कि हम लोग ध्रुव तारा को देख के बता सकते थे किस डायरेक्शन में है. सताहवा होता है हमारे यहाँ पे, आप देखो बिहार वगैरह में सताहवा करके एक चीज़ है, मतलब ऊपर तारा. उसके बारे में भी स्टोरीज बहुत फेमस है. तो किसी की दादी माँ जो बिहार यूपी से हैं, जो लोग वो लोग देखे कि सताहवा के बारे में पढ़े और पूछे अपनी दादी माँ से या अपनी मम्मी से या अपने पिताजी से पूछे कि सताहवा क्या थे. So ship building and navigation. There have been many references of maritime activities by Indian during ancient times. Sanskrit and Pali literature
Sanskrit and Pali literature had mentioned a shipbuilding and navigation activities. Yukti Kalpataru is a treatise in Sanskrit by Bojha Parmar and deals with the various techniques used in shipbuilding during ancient time. युक्ति कल्पतरु एक ट्रीटी है संस्कृत में, भोजा परमार ने लिखी है, जो बताता है कि शिप बिल्डिंग के डिफरेंट टेक्निक्स क्या होती है. द बुक कंटेन्स माइन्यूट डिटेल्स अबाउट द टाइप ऑफ शिप, देयर साइज एंड द टाइप ऑफ मटेरियल यूज टू बिल्ड दो शिप्स. इसमें बहुत सारी बारीक डिटेल दी हुई है, जैसे कि शिप कैसे बनाए, किस टाइप की बनाए, किस साइज़ की बनाए, कौन से मटेरियल से बनाए, यानी किस चीज़ से बनाए. इंडियन बिल्डर्स प्रपोज गुड नॉलेज about the materials used for shipbuilding during ancient time. The ships were primarily classified into two classes. सामान्य, तो शिप को दो भागों में बांट दिया था उन्होंने, सामान्य और विशेष, यानी ऑर्डिनरी या स्पेशल. दी ऑर्डिनरी क्लास इज फॉर सी वोएज एंड हैड टू टाइप्स. जो ऑर्डिनरी था वो सिर्फ ऐसे ही घूमने के काम आता था समुद्र में. दीर्घा टाइप ऑफ शिप, लॉन्ग एंड नैरो हुल. उन्नत टाइप ऑफ शिप, हाई हुल. मतलब वो जो ऐसा होता था ना, जैसे आप ऐसा ये तो इसको हुल बोलते. तो ये कितना बड़ा होगा कितना छोटा होगा उस